नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौतम सत्यराज आज आप सभी के साथ मन की बात करने के लिए फिर से हाजिर हूँ। निरंतर हम अपने मन की बात या कहें युवाओं की बात इस मंच पर लेकर के आते हैं। विशिष्ट रूप से आज हमारे साथ राजयोगिनी सुमन दीदी उपस्थित हैं। आप जी का स्वागत, अभिनंदन है। आप जी निरंतर समाज सेवा कहूँ या आत्मीय सेवा कहूँ, आप जी निरंतर अपना योगदान इस समाज को, इस विश्व को दे रही हैं। आप जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। आप जी ने यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आने के बाद अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्म कुमारी को समर्पित कर दिया। और मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं सुमन जी को विशिष्ट रूप से ये बता देना चाहूँगा, सुमन जी, इस मंच के माध्यम से हम सभी युवाओं के जो प्रश्न रहते हैं या नई पीढ़ी जो अभी बन रही है, उस पीढ़ी का कुछ ना कुछ ऐसा आजकल माहौल है जो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। उस माहौल को हम लोग सुधारने का प्रयास इस शो के माध्यम से कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं। आप जी निरंतर एनएलपी और एनडीएस में भी सेवाएं दे रही हैं और नशा मुक्ति अभियान में भी आपने अपनी अपूर्ण भूमिका निभाई है। तो समाज को लेकर के और इस जो हमारा नया युग की एक परिकल्पना हम लोग लेकर के चलते हैं, उसके विषय में आप जी का क्या कहना है? देखिए, ये समाज बनाता कौन है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठना चाहिए, ये समाज बनाया किसने है जिसके ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही हैं जी। कि आज ये समाज ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। आप एक बार बहुत ध्यान से एकाग्र होकर अपने मन को एकाग्र करके देखिए, इस समाज का मतलब क्या है। एक एक इकाई तक पहुंचिए आप। समाज माने क्या? मैं खुद जी। मुझसे ही ये समाज बनता है। समाज को सुधारने हम चलते हैं, कई बार हम खुद को ही नहीं सुधार पाते हैं। अगर मैं खुद के ऊपर उंगली उठाने लग जाऊं, कहते हैं परमात्मा हमेशा एक बड़ी बात कि सब परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। अगर मैं खुद का परिवर्तन कर लूं, खुद के अंदर ऐसे गुणों की, डिवाइन वर्च्यूज़ की अगर मैं धारणा कर लेती हूं, तो मुझसे ही इस समाज का निर्माण होता है। मैं ही समाज की निर्माता हूँ जी। क्योंकि सबसे छोटी इकाई मैं ही हूँ। मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं और अन्य प्राणी, वो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो लस्ट क्रिएट कर रहे हैं। उनके जीवन काल में जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मानव प्राणी की वजह से घट रहा है। अगर मानव अपने आप को सुधार ले, क्योंकि बुद्धिजीवी मानव को ही बोला गया है जी, बिल्कुल, तो ये पूरा समाज सुधर जाएगा। ये प्रकृति आज इतना बेचैन क्यों है? ये धरती की छाती क्यों उबल रही है? इतना तनाव, इतनी बेचैनी, इतनी तड़फ क्यों है? यहाँ पे भूकंप आते हैं, सुनामी जाती हैं। ये किसका कारण है? किसके कारण हो रहा है ये? ओजोन में होल हो गया है। कौन है इसका? बिल्कुल। इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो एक ही जवाब मिलता है, मनुष्य। उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र चलने लगी है, तो उसने इन सब चीज़ों का शोषण करना शुरू कर दिया है। अगर मैं अपने आप को सुधार लेती हूँ, अपने आप को सुधारना माने क्या? फिर से मतलब बहुत सूक्ष्म जाना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन के बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। खुद को सुधारने का मतलब क्या? हम खुद को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो खुद को जानो कि मैं कौन। मैं एक अनंत ऊर्जा हूँ, शाश्वत ऊर्जा हूँ, जो कभी ख़त्म नहीं होती है, निरंतर हूँ, लगातार बहती हूँ। लेकिन हम इस 5 फीट या 6 फीट के शरीर में जैसे ही हम आते हैं या फिर देह भान में आते हैं, तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ से बहुत दूर चले जाते हैं। रियल से दूर होकर हम रील में जीना शुरू कर देते हैं। हाँ, रियल से दूर होकर के रील में जीना शुरू कर देते हैं। मैं विशिष्ट रूप से कहना चाहूँगा, रील और रियल में बहुत अंतर है। कहीं ना कहीं हम लोग आज एक आडंबर में जी रहे हैं। बहुत सारी हमारे पास दिखावे हैं जिनमें हम लोग जी रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जी ने जहाँ से शरणागति प्राप्त की है, आप जहाँ जुड़े हैं, मुझे लगता है हम लोग रील हैं, आप लोग रियल है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हर आत्मा ही रियल है। बस थोड़ा सा अपने अंदर झांकना है, एक इनर जर्नी स्टार्ट करनी होती है चेंज के लिए, बदलाव लाने के लिए। बस खुद के साथ जुड़ना होता है। जो इंसान खुद के साथ जुड़ जाता है वो इंसान एक बदलाव का कारण बनता है। परिवर्तन की एक वेला शुरू हो जाती है वहाँ से। खुद से जुड़ना माने क्या? फिर से मैं इस क्वेश्चन के बहुत गहराई में अगर उतरूँ तो खुद से जुड़ने का क्या मतलब है? खुद के गुणों की धारणा करना कि मुझ में क्या क्या है,
ये पता करना, हमारे अंदर क्या क्या है उसका खोज हम लोग करें, अपने अंदर क्या क्या है उसको खोजिए जी, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता ही है। जो ये दुख है, ये समाज का जो ये हाल हो गया है, जो हमें तंग करता है, ये हमारे गुण नहीं हैं, ये तो हमने बाहर से अडोप्ट किए हैं। जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती गई, मैं इस आत्मा के ऊपर, इस रियल के ऊपर, रील की एक परतें लगाती चली गई और मैं खुद से इतनी दूर हो गई अपने वास्तविक रूप से कि मैं अपने अस्तित्व को ही भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं सुख हूँ, मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ। किसको आज याद है कि मैं सुख हूँ, मैं शांति हूँ? हर चीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर हम कितने समय से ढूंढ रहे हैं और भी कई जन्म लगा के देख लीजिए, नहीं मिलने वाली है वो चीज़। तो एक प्रश्न मेरा सुमन जी आपसे रहेगा, हम लोग जो दुख है, जो तपन है, वो हम लोग यहाँ आकर के हम लोगों ने सीखा है, तो जो वास्तविक आत्मा का गुण है वो किस प्रकार का है? देखो, जैसे जैसे आत्मा पार्ट प्ले करती है, पार्ट प्ले करना इन द सेंस शरीर में जब अवतरित होती है तो उसकी एनर्जी कुछ डाउन होने लगती है, उसकी डिग्रीज थोड़ी कम होने लगती हैं, उसके ऊपर मैल चढ़ने लगता है जी। वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से दूर होने लगती है। उसकी ओरिजिनल स्वरूप तो कंप्लीट है, उसमें कोई लस्ट नहीं है, उसमें वल्गैरिटी नहीं है, उसमें वायलेंस नहीं है, उसमें तो प्रेम है, सच्चा प्रेम, उसमें सुख है, उसमें शांति है, उसमें आनंद है। और जो भी इस कलयुग में रहकर भी जिन्होंने अपनी इनर जर्नी स्टार्ट की है, जिन्होंने खुद को जानने की कोशिश की है, रियल तक पहुंचने की कोशिश की है, रील से होते हुए एक प्रोसेस होती है, हाँ। रील से होते हुए रियल तक जब पहुंचने की कोशिश की है तो बहुत सारे प्राणी उस तक पहुंचे भी हैं, उस आनंद में डूबे भी हैं, उस शांति में डूबे हैं, जो हमारा रियल वास्तविक स्वरूप। जी बिल्कुल। अभी आप जी ने बात एक शब्द प्रयोग किया, शांति, और हम लोग ब्रह्म कुमारीज में जब भी किसी से मिलते हैं ओम शांति कह करके हम लोग बोलते हैं, तो ओम शांति कहने का हमारा क्या तात्पर्य है? हम लोग इस वाक्य का संबोधन हम करते हैं, इसके पीछे हमारा क्या कारण है बोलने का? ये बहुत ही सुंदर सी एक जैसे ग्रीटिंग होते हैं ना, जैसे हम किसी को नमस्ते बोलते हैं। जी, नमस्ते। हम एक दूसरे को जब भी मिलते हैं नमस्ते बोलते हैं, कोई राधे राधे बोलता है, बिल्कुल, कोई श्री राम बोलता है, जय श्री राम। तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में एक तो ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी है। इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है कि ब्रह्म क्यों नहीं है और ब्रह्मा का क्या मतलब है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ब्रह्म कुमारी और ब्रह्मा कुमारी, अच्छा, उसमें ओम शांति से हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जैसे हम राधे राधे बोलते हैं, हाँ, तो जब दो इंसान मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम नमस्ते बोलते हैं, तो नमस्ते में सिर्फ और सिर्फ आत्मा का कनेक्शन होता है जी। एक आत्मा का भी नहीं बल्कि शरीर का ही कनेक्शन होता है। मैक्सिमम हम सर झुकाकर नमस्ते बोलते हैं, है ना। लेकिन जब हम राधे राधे वर्ड यूज करते हैं तो श्री राधा जी की जो एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो प्योर एनर्जी है, वो भी बीच में आ जाती है। तो दो सोल आपस में कनेक्ट हो रही थी और साथ में राधा जी की डिवाइन एनर्जी भी आ गई, क्योंकि राधा जी बहुत प्योर सोल रहे, बिल्कुल, बहुत प्योर सोल। ऐसे ही जय श्री कृष्णा बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो उन डिवाइन जो सोल थी उनकी डिवाइन पावर हमारे अंदर आ जाती है। ऐसे ही ओम शांति का बहुत बड़ा अर्थ परमात्मा समझाते हैं। ओम शांति का अर्थ होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उस शांति के सागर की संतान हूँ। शांति का सागर परमात्मा निराकार, एवर प्योर जी, मैं उसकी संतान हूँ। ओम शांति का मतलब देखो दोनों याद आ गए, मुझे मेरा भी रूप याद आ गया, मेरा रियल स्वरूप क्या है, शांति है, मेरा धर्म क्या है, शांति है, और मैं किसकी संतान हूँ, शांति के सागर की। तो उस समय पे जब भी मैं कन्वर्सेशन में जाऊंगी तो शिव परमात्मा की डायरेक्ट एनर्जी मेरी बातों में आ जाती है और वो बातों का तरीका ही चेंज हो जाता है, उसकी जो नेगेटिविटी है वो वाश आउट हो जाती है और सिर्फ शांति प्रेम उसमें बहने लगता है। तो मतलब कहने का ये है कि हम जब हम लोग ओम शांति एक दूसरे को बोलते हैं तो वहाँ हमारे साथ में पॉजिटिविटी खींची चली आती है, राइट, ये हमारा सुप्रीम सोल की पॉजिटिविटी हमारे साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है। जी, अब मैं चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन को जानने की बड़ी इच्छा हम सब में रहती है और लगातार हम लोग जिसको भी देखते हैं ओम शांति से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा लोगों के अंदर एक मिथ है कि ब्रह्म कुमारी वाले शादी नहीं करने देते, घर नहीं बसाने देते, ये लोग आपको परिवार से दूर कर देते हैं और कई बार हमने देखा है कि परिवार वाले भी नाराज़ हो जाते हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि आपने जब ये निर्णय लिया, मैंने आप बताया कि आपने UPSC का तैयारी किया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल अगर आप देखें और वहाँ से निकल करके स्पिरिचुअलिटी में आना,
मुझे नहीं लगता बहुत छोटा स्टेप है। इस स्टेप को लेने के लिए कितनी सारी ऊर्जा और आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, वो आप ज़रूर बताएं। बहुत वंडरफुल रहा है मेरी ये जर्नी, और बहुत सहज तरीके से होती चली गई। मैं एक एक स्टेप उठाती चली गई और आज आपके सामने हूँ जी। सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में जो मिथ है, एक तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो महज एक तत्व है। जैसे 5 तत्व होते हैं ना जी, हवा, पानी, जो अग्नि, धरती, हाँ, आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। ऐसे ही ब्रह्म एक तत्व है ओनली, जहाँ पे आत्माएं निवास करती हैं जी। लेकिन हमारी संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा का क्या मतलब होता है, मैं आपसे ही अगर पूछूं? हम लोग भगवान ब्रह्मा से रिलेट करते हैं इसको। वैसे आपने क्या सुना हुआ है, ब्रह्मा का मतलब क्या सुना हुआ है, ब्रह्मा ने क्या किया? एक शब्द है ब्रह्मांड, हम लोग बोलते हैं। तो जब हम लोग ब्रह्म इस शब्द का कहीं भी प्रयोग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यूनिवर्स को डिफाइन कर रहे हैं शब्द के साथ में। वैसे शास्त्रों में ब्रह्मा के बारे में एक सुंदर सी लाइन लिखी गई है कि ब्रह्मा जी को संकल्प आता है और सृष्टि का निर्माण हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि का निर्माण होता है। हाँ जी। तो हमारी संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी है, क्योंकि हम यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक संकल्पों पे ही काम करते हैं। हमारा जो राजयोग मेडिटेशन होता है वो संकल्पों से रिलेटेड ही होता है जी। तो ब्रह्मा कुमारी यानी कि क्रिएटर। अब ब्रह्मा एक है, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से माने, हाँ जी, एक ब्रह्मा हुए हैं, एक सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, बिल्कुल, एक दुनिया का निर्माण हुआ होगा जी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया क्या सेम है? हम लोग एक ही दुनिया में रह रहे हैं अभी तो, एक ही दुनिया में रह रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैं आपका पर्सनल लेवल पे पूछ रही हूँ, आपका क्या अंदर से क्या जवाब आता है इस बात के लिए कि क्या आपकी दुनिया और मेरी दुनिया सेम है? बहुत ही व्यक्तिगत रूप से यदि मैं आपको बताऊं, आप प्रश्न पूछ रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संसार मेरे विचारों में कुछ और ही है, आप जी का संसार आपकी ऑरा के माध्यम से कहूँ या आपकी आभा के माध्यम से कहूँ वो कुछ और ही है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। और यही सच है, हर इंसान अपनी दुनिया खुद रचता है जी। वो अपनी दुनिया का खुद क्रिएटर होता है, खुद रचयिता होता है वो। जैसे जैसे मैं संकल्प क्रिएट करती चली जाती हूँ वैसे वैसे मेरी दुनिया बनने लगती है। आपने अपनी दुनिया बनाने के लिए कुछ संकल्प क्रिएट किए थे, वैसी दुनिया आपके सामने है। मैंने अपनी दुनिया बनाने के लिए कुछ संकल्प क्रिएट किए तो मेरी दुनिया वैसी बन गई। तो मैं खुद का ब्रह्मा खुद हूँ, कोई एक ब्रह्मा नहीं हुआ है जिसने संकल्पों से इस सृष्टि को रच दिया है। हर मानव यहाँ ब्रह्मा है, हर मानव यहाँ क्रिएटर है। परमात्मा की तरफ से एक डायरेक्शन मिलती है और हम उस डायरेक्शन को कैच करते हैं और उसको संकल्पों में पावर देते हैं उस डायरेक्शन से, और हमारी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। कोई राजा है तो कोई रंक है, दोनों की दुनिया बहुत अलग अलग है। बिल्कुल। तो ये ब्रह्मा कुमारी माने संकल्पों के थ्रू एक सृष्टि की रचना की जा रही है जी। एक ऐसी सृष्टि की जहाँ पे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का वास होगा। ये दुख, ये 5 विकार, ये काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, सबका विनाश हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सुख, शांति, आनंद, प्रेम की दुनिया होगी। और रही बात जो मिथ है कि यहाँ पे आने के बाद शादी नहीं करनी देते, शादी से प्रॉब्लम नहीं है, विकारों से प्रॉब्लम है। हम विकारों रहित दुनिया बना रहे हैं जिसमें कोई विकार नहीं होंगे। लेकिन शादी का मतलब लोग सिर्फ समझते हैं काम विकार में चले जाना। हाँ, सीधा सा संदर्भ काम वासना से ही जुड़ता है। काम वासना से होता है। लेकिन ये सृष्टि विकारों से रहित थी एक समय, और आज हम दोबारा उस सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अब सृष्टि हम रच रहे हैं बहुत प्योर, बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध। क्या उसमें विकारों वाले इंसान जा सकते हैं? क्या वो अपनी उस प्योरिटी को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं जिस तरह की हम दुनिया रच रहे हैं जी? तो उस दुनिया को रचने के लिए सिर्फ पवित्रता चाहिए, हमें प्योरिटी चाहिए। तो सेलिबेसी फॉलो की जाती है यहाँ पे, ब्रह्मचर्य। शादियाँ होती हैं, गंधर्व विवाह होते हैं जी, आपस में एक दूसरे को लाइक करके शादियाँ करते हैं, बट पवित्रता के साथ वो सेलिबेसी फॉलो करते हैं और आजीवन ज्ञान को धारण करके पूरा जीवन अपना सेवाओं में देते हैं जी। और अपना गृहस्थ जीवन भी बहुत सुंदर तरीके से जीते हैं। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो शादीशुदा भी हैं, ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं, बहुत सुख, शांति, आनंद, प्रेम। मैंने कुछ समय पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि ये दुनिया गृहस्थ व्यवहार के लिए ही बनी है जी, बिल्कुल। लेकिन गृहस्थ व्यवहार में प्योरिटी, पीस, लव, ब्लिस, ये हमारे गुण हैं, हैप्पीनेस। ये एक घर की आभा थे, एक घर की एक सजावट थे, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। आज किस घर में है?
बिल्कुल नहीं, किसी भी घर में बिल्कुल नहीं हाँ दिखता जी, है ना, क्योंकि एक विकार के कारण सारा सब कुछ नष्ट हो गया है। जहाँ पवित्रता नहीं रहती है वहाँ सुख शांति वास नहीं कर सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। पवित्रता के साथ ही सुख, जो काम विकार का जो एक लस्ट की जो भावना होती है, जब तक आत्मा में से वो ख़त्म नहीं होगी तब तक आत्मा शांति में नहीं जा सकती है, सुख में नहीं जा सकती है। उसमें चंचलता ही इतनी होगी, उसकी कर्मेंद्रियां शीतल ही नहीं होंगी, कैसे वो शांति को प्राप्त करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में चाहे शादी करके आओ या शादी से पहले आओ, कवारे आओ, बस एक ही कंडीशन है, ब्रह्मचर्य फॉलो किया करना पड़ता है। और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य भी और ब्रह्माचारी, हाँ, दोनों अलग ब्रह्मा अलग। का आचरण भी हम फॉलो करते हैं कि जी। ब्रह्मा ने क्या क्या किया होगा, कि जो ब्रह्मा बोला गया है, सृष्टि के जो क्रिएटर रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या फॉलो किया होगा, कितना डिसिप्लिन उनके जीवन में रहा होगा, क्योंकि वो क्रिएटर हैं। हाँ जी, एक दिनचर्या उनकी फिक्स होती है, बहुत प्यारी सी दिनचर्या होती है, हम उसमें अपने आप को ढालते हैं और बहुत सुंदर तरीके से जीवन जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी से और मैं चाहूँगा, एक अभी हमने शब्द का प्रयोग किया, वासना शब्द का हमने प्रयोग किया, और यदि आज प्रेजेंट की हम लोग बात करें, वो चाहे युवा है, वो चाहे प्रौढ़ अवस्था में है, बुजुर्ग है या कोई बच्चा है, किसी भी अवस्था में कोई भी है, वो महिला है या पुरुष है, जी। तो वासना से जिस प्रकार वो लोग बड़े घिरे हुए हैं, और ख़ासकर युवाओं की दशा को अगर हम देखते हैं, वासना को लेकर के बात हम करते हैं, तो वो चाहे गलत चलचित्रों के माध्यम से है, वो चाहे अपने आचरणों को किसी भी विकारों के माध्यम से वो बिगाड़ लेते हैं। जी, जी। तो हमने अभी डिस्कशन किया ब्रह्मचर्य का, तो हम युवाओं को क्या संदेश दे सकते हैं वासना को लेकर के? हम वासना में जाते क्यों हैं, किस चीज़ की खोज होती है, अल्टीमेट एम क्या होता है? मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बताऊं, जितना मैंने जाना है, तो वासना का आज की दुनिया में ये संदर्भ है कि वासना में ही आनंद है। एग्जैक्टली, अल्टीमेट एम क्या रहा? आनंद। आनंद ना? हाँ जी। यानी कि आत्मा अपने ओरिजिनल गुण में, रियल स्वरूप में टिकना चाह रही है, रियल स्वरूप में आना चाह रही। देखिए प्रोसेस देखते हैं जी। आत्मा यहाँ चली गई जी, अपनी रियल स्वरूप से कहीं दूर हट गई है। जी। वो उस चीज़ की खोज करने के लिए वापस मुड़ना चाहती है, उस आनंद को ढूंढना चाह रही है, उस सुख को, उस शांति को ढूंढना चाह रही है। वो कोई ना कोई तरीके अपनाती है, हो सकता है वो काम विकार का तरीका अपना ले, हो सकता है वो वासना में लस्ट, किसी को देख के उसको ऐसा लगता है मुझे अच्छा लगेगा, हाँ, हाँ। उससे बात करके मुझे अच्छा लगेगा, चलचित्र देखकर मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अल्टीमेट एम क्या? अच्छा लगना, यानी कि जी। आनंद को प्राप्त करना। जी। लेकिन वो ये भूल गई है कि वापस आना कैसे, उस आनंद तक आना कैसे है। ये जरिया ढूंढती है वो अपने असली स्वरूप तक आने का, लेकिन और भटक जाती है क्योंकि वीक हो चुकी है। जी। बहुत धुंध के बादल आ चुके हैं उसके ऊपर, जैसे गाड़ी चल रही है सड़क पे और बहुत धुंध हो, कुछ दिखाई देता है? बिल्कुल। लाइट भी लगी हाँ, थोड़ी होती है, दूर तक ही दिखेगा, बहुत ही कम डिस्टेंस बिल्कुल, तक बिल्कुल। दिखता है, उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं जी। देता है। और कुछ समय के बाद आप देखोगे जैसे ही धुंध हट जाती है हमें क्लियर रास्ता दिखाई देने बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। आज आत्मा के सामने वो धुंध के बादल छा गए हैं, कुछ डिस्टेंस पे उसका डेस्टिनेशन है, लेकिन उसको वो डेस्टिनेशन दिख नहीं रहा है। उसको हाँ। अपना ही घर, हम कहीं बाहर से आए थे, पहाड़ों से घूम कर आए हैं, हम अपने घर लौट रहे हैं, धुंध के बादल छाए हुए हैं लेकिन घर दिखाई नहीं दे रहा है। जी। लेकिन कोशिश तो बहुत करते हैं ना, कभी इधर मुड़ जाते हैं, कभी इधर, कभी गूगल मैप लगाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो, और कई बार गूगल मैप क्या करता है, हमें गलत रास्ता ले जाता कहीं है, दूसरी कोई जगह, अलग, हाँ। बहुत ही अजीब सा डिफिकल्ट से रास्ते से ले बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। और एक होता है बहुत सीधा सा रास्ता, तो वही जी। सेम आत्मा कर रही है। आ तो वो अपने ही कर रही है, आ तो अपने ही स्वरूप में टिकने के लिए आ रही है, आनंद में टिकने के लिए आ रही है, क्योंकि आत्मा का असली स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य है, वो चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। लेकिन बस धुंध के बादल हो गए हैं, छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी हल्की सी डिम लाइट है उसमें, उसके थ्रू वो देखने की कोशिश भी करती है तो दिखाई दिख नहीं रहा है वो, उसको मंजिल नहीं दिखाई बिल्कुल, देती। इसलिए वो भटक जाती है, सोचती है इस रास्ते से गुजर जाऊं तो शायद मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी, शायद काम विकार में से निकलूं तो मैं आनंद की तरफ हाँ, पहुंच जाऊंगी, ये शायद मैं चलचित्र देखूं, कुछ मूवीज़ देखूं, पोर्न देखूं या कुछ भी एनीथिंग एल्स देखूं तो शायद मैं अपने घर लौट आऊंगी, अपने पास लौट आऊंगी, शायद मैं कुछ अच्छा अच्छा खा लूं। लोग खाने के लिए भी बड़े लोग होते हैं। एग्जैक्टली। तो सोचते हैं उसमें शायद आनंद मिल जाए, लेकिन ये रास्ते तो भटकाने वाले हैं, एक सीधा रास्ता है। और जब आत्मा उस परमात्मा को याद करने बैठती है, उसके धुंध के बादल हट जाते हैं जी। क्योंकि परमात्मा में बहुत तेज लाइट है। उधर से सामने से कोई तेज लाइट आ जाए तो धुंध हट जाती है, धुंध से हमें रास्ता दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ऐसे ही जब परमात्मा का नूर
परमात्मा का प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ता है तो मेरे ऊपर की धूल हट जाती है, और जैसे ही हटती है तो मुझे मेरा नूर, हाँ, मेरा आनंद, मेरा प्रेम दिखने लगता है। मुझे ना लस्ट की ज़रूरत है, ना काम विकार की ज़रूरत है, ना किसी खाने में डूबने की ज़रूरत है, ना चलचित्र देखने की ज़रूरत है। मैं अपने ही आप में ही बहुत चलचित्र हूँ। एक बार अंदर उतरिए तो बिल्कुल बहुत सारा चलचित्र अंदर ही चल रहा है। हाँ, ये है। बहुत सारे एक अभी बात हुआ कि बहुत सारा एक यूनिवर्स, एक संसार हमारा अपना भी बनाया हुआ है। Exactly. और बहुत सारे प्रश्न थे वासना को लेकर के। मुझे लगता है कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके इन वक्तव्य से निकल के आ गए, उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। बस एक ही है हाँ, इसका लॉजिक, आत्मा डिग्रीज से नीचे उतर गई है, अपनी कंप्लीट स्टेज से नीचे उतर गई है। उसका एक ही टारगेट है बेचारी का, आत्मा तड़फ रही है वापिस अपने रूप में आने के लिए। बस जैसे उसके ऊपर से बादल हटेंगे धुंध के, ना उस वो लस्ट में जाएगी, ना वो किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में, वो सीधा का सीधा रास्ता अपने कंप्लीट स्वरूप तक आनंद में डूब जाएगी। यानी कि आत्मा को परमानंद तक ही पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। आनंदित भाव से हमें, तो लाइफ को लेकर के भी हम बात करें तो आनंदित भाव से हमें जीना है। किसी भी बात पे सोचना, जब आप कोई भी चलचित्र देखने के लिए बैठते हैं, मूवीज देखने के लिए बैठते हैं, अल्टीमेट एम क्या होता है? जब मैं 3 घंटे की मूवी देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे आनंद आएगा, मुझे खुशी महसूस होगी। मतलब क्या ढूंढ किसको रहे हो? आनंद को ही ढूंढ रहे हैं, खुशी को, आनंद को ढूंढ रहे हो। बस रास्ता थोड़ा सा गलत अपना लिया है। रास्ता ठीक कर लेंगे तो वो आनंद मिल ही जाना है, वो आपसे दूर नहीं है, आपका ही है। बिल्कुल, आपको मिलेगा ही। जी बिल्कुल। और इसी पर मैं चाहूँगा आगे, आप जी हेल्थ से जुड़े रहे हैं, नशा मुक्ति से भी जुड़े रहे हैं, और डाइट को लेकर के भी आप विशिष्ट रूप से लोगों को जागरूक करते हैं। तो डाइट को लेकर के भी एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि जो आजकल फास्ट फूड को लेकर के हम बात करते हैं या फिर नशे को लेकर के बात करते हैं, तो युवाओं में खाना पीना एक अलग बात है, लेकिन क्रेज बन गया है। मतलब हर रोज़ शाम को फास्ट फूड के लिए जाना ही जाना है, ये क्रेज है। मतलब 4 दोस्त इकट्ठे होंगे, फास्ट फूड के लिए जाएंगे, 4 दोस्त इकट्ठे हुए नशे के लिए जाएंगे। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद ही सोच के देखिए, आपकी बातों में ही जवाब छुपे हुए हैं सारे के सारे। आजकल न्यू डाइट सिस्टम पूरे ऑल इंडिया में ही इसके कैंप लगते हैं जी। नई भोजन प्रथा, बीवी चौहान सर इसके फाउंडर हैं जी। और एक बहुत ही सुंदर सी एक प्रोसेस है। मैं इस पे कई बार चिंतन करने बैठती हूँ। हम मानव कहाँ खो गए हैं, हमारी ओरिजिनलिटी कहाँ खो गई है, हमें अल्टीमेट क्या चाहिए? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये 7 गुण ही चाहिए आत्मा को। ढूंढ रहे हैं हम पिज्ज़ा में, बर्गर में। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं। एक तो मैं बहुत सुंदर सा एक क्वेश्चन उठाती हूँ लोगों के सामने, ये शरीर बनाया किसने है? जी, ये शरीर जो आपका है, मेरा है, ये शरीर किसने बनाया है? आप ही जवाब दें, किसने बनाया? मेरे अकॉर्डिंग व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मेरा क्रिएशन मम्मी और पापा से मैं ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं यहाँ आया। आपके मम्मी ने, आपके पापा ने परफेक्ट प्रोपोर्शन में इसमें 70% पानी डाल के दिया है, अग्नि तत्व डाला है? अब ये मैं नहीं बता सकता। अगर देखा जाए, कहते हैं कि 5 तत्वों से ये निर्मित होता है। बिल्कुल। यानी कि परमात्मा इस प्रकृति के थ्रू मम्मी पापा का सहारा लेकर एक नए जीव को इस धरती पर अवतरित करते हैं, ऐसा ही कहा गया। यानी कि ये 5 तत्वों की एक रचना है। ये जो बॉडी दिखती है 5 या 6 फीट की जितनी भी होती है, 5 तत्वों की एक रचना है। अब खाना खा रहे हैं हम मम्मी के हाथ का, बीवी के हाथ का, बहन के हाथ का। वो सुबह सुबह आलू के पराठे बना के दे देती है। उस आलू के पराठे में वो कितने % पानी डाल के दे रही है, कितने % अग्नि तत्व डाल के दे रही है, कितना % उसमें हवा तत्व है। शरीर मेरा बना है 70 से 75% पानी से, पानी से अग्नि तत्व, और सारे जितने तत्व वो 30% में आ जाते हैं जी। अब मैं सुबह सुबह खा लेता हूँ आलू के पराठे जी, कितना पानी गया, कितना अग्नि तत्व गया? क्या मेरा शरीर वो जो मैं खा रहा हूँ उससे ठीक रहने वाला है? जब शरीर मेरी माँ ने, मेरी बहन ने नहीं बनाया तो उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना पानी डाल के देना है जी। और दूसरी साइड देखें तो इस शरीर को बनाने वाली प्रकृति है। इसके लिए अगर खाना भी वही बनाए, प्रकृति ही खाना बनाए, तो उसको पता है इसके शरीर को कितनी मात्रा में, कितना प्रोपोर्शन चाहिए, कितना रेशियो है इसकी। बिल्कुल। इस पर मुझे एक मुझे तथ्य याद आता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही बात चल रही थी कि यदि आप गर्मी में खीरा खा रहे हैं तो खीरे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, तो आपको प्यास मतलब बहुत कम लगेगी और वो जो आपूर्ति है पानी की वो हो जाएगी। तो प्रकृति ने शायद वो डिसाइड कर रखा है कि
मैं आपको इतना पानी दे रही हूँ, इतना फाइबर, इतना आपको ये सारे मिनरल्स दे रही हूँ। तो ये शायद जैसे कारण है। तरबूज होता है, हाँ तरबूज जी। प्रकृति बनाती है, बिल्कुल। बड़े सहज तरीके से, बहुत प्रेम से उसको 2 महीने 4 महीने जितने दिन भी का भी उसका शेड्यूल होता है, आई जी। डोंट नो कितने दिन में तरबूज लगता है और पकता है। आई थिंक 2-3 महीने लगाता होगा जब वो लगता है बेल पे, उसके बाद वो पकता है 2-3 महीने। 2-3 महीने का, हाँ, प्रोसेस 3.5 रहता है। महीने का शायद प्रोसेस अच्छा, है इतना। हाँ, 3.5 का महीने के प्रोसेस आसपास रहता है शायद। बड़े प्रेम से सूर्य उसमें अग्नि तत्व डालता है, चांद उसमें रस डालता है, चांद की चांदनी उसमें शीतलता डालती है, धरती से वो जल तत्व, हर चीज़ें उसमें अवेलेबल हो जाती है। और जैसे ही वो पक जाता है तो प्रकृति संकेत देती है, वो उस बेल से टूट जाता है, हाँ, कि अलग हो अब जाएगा, तुम्हारे लिए खाना रेडी है। ठीक है। तो जैसे ही मैं वो कंज्यूम करूँगी तो उसमें परफेक्ट रेशियो में सब कुछ आया है। ठीक है, जी। 70% पानी आया है, जितना मेरी बॉडी को जो चाहिए। उसमें अग्नि तत्व भी उतना ही आया है, क्योंकि सूर्य की अग्नि उसमें आई है। बिल्कुल। अग्नि तत्व है उसमें, उतना ही आया है जितना मेरी बॉडी को चाहिए। तो जैसे जैसे मैं ये कंज्यूम करूँगी, कभी भी मुझे बीमारी लगेंगी ही नहीं। बीमारी मेरा दोस्त है, मेरी साथी है जी। जब बीमारी आती है तो वो जो मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा चीज़ें गई हैं, जैसे अग्नि तत्व एक्स्ट्रा गया है। हाँ, आलू के पराठे में कितना अग्नि तत्व एक्स्ट्रा गया है, जी। कितना उसमें मिट्टी तत्व, जो धरती तत्व, वो एक्स्ट्रा गया है। तो जो जो एक्स्ट्रा होता है बॉडी उसको निकालती है, डिटॉक्स करती है। अब डिटॉक्स के तरीके हो सकते हैं, पसीना, नोजी आती है, आंसू आते हैं, बिल्कुल, डिजीज, स्किन डिजीज हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ये सारा संकेत दे रहा है कि बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा गया है, उसको निकाल दो जी। लेकिन हम एक गलती करते हैं, एलोपैथी दवाई ले लेते हैं उसके ऊपर। वो शायद हम लोग आधा घंटा भी उसको नहीं देते उस प्रोसेस को। आधा डिटॉक्स हो रहा है बॉडी, बुखार आते ही बॉडी भी क्या बता रही थी, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, मुझे इसको बाहर निकालना है, डिटॉक्स करना है बॉडी को, और हम तुरंत एलोपैथी दवाई लेते हैं, पैरासीटामोल, वो वहीं रुक जाता है, जो प्रोसेस रुक जाता है। हम अपने दोस्त का गला बार बार घोंटते हैं तो हमारे सारे दोस्त मर जाते हैं, रह क्या जाता है दुश्मन ना, फिर 4 कंधों पे ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और वो भी कैसे जाना पड़ेगा, बहुत भारी भरकम होकर या बहुत बीमार होकर जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रकृति बना कर दे रही है, ये प्रकृति ने बनाया है ये शरीर 5 तत्वों ने, उसको पता है कितनी रेशो में इसको क्या देना। आप थोड़े दिन फ्रूट खा के देखिए ना, कच्चे पे आइए ना, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। जो प्रॉब्लम आ चुकी है वो डिटॉक्स के रूप में बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि बॉडी को इसका खाना मिलने लगता है और ये डिटॉक्स के रूप में जो बीमारियां वो बाहर निकाल देती। तो हमारा जो ये न्यू डाइट सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग, मैंने सर्च भी किया था और काफ़ी दिन पहले थोड़ा सा मैंने इसके बारे में जानकारी भी ली थी कि हम लोग कच्चे खाने के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार करते हैं, बहुत सारा। हम लोग फ्रूट से हम लोग शायद उसको तलते नहीं हैं, तवे पे नहीं चढ़ाते हैं, फ्रूट के साथ ही अलग अलग चटनी हम लोग बनाते हैं, अलग अलग तरीके का खाना उसमें बनाते हैं, क्योंकि आदत इतनी हो गई है ना। हाँ, इस जीवा को इतना ये सारी चीज़ों की अलग अलग टाइप का खाने का। इसीलिए क्या है, स्टार्टिंग से एनडीएस में क्या करते हैं, थोड़ा सा बच्चे को लुभाया जाता है, टेम्पटेशन दी जाती है। इस तरह की रेसिपीज कच्चे की, जैसे कि शिमला मिर्च, उसको भर देते हैं, जैसे कि नारियल के बुरादे से, या किसी इस तरह की नट्स जो होते हैं, पीनट्स होते हैं, जैसे मूंगफली होती है, उसको पीस के उसमें भर देते हैं, उसको एज इट इज कंज्यूम कर लेते हैं। वैसे शिमला मिर्च को एज इट इज भी खाया जा सकता था, टमाटर को एज इट इज भी खाया जा सकता था, लेकिन हमें रेसिपीज की आदत हो चुकी है। पकोड़े रोज खा रहे हैं, पूरी रोज खा रहे हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां रोज खा रहे हैं, अलग अलग दिखना चाहिए कुछ। तो इस तरह से एकदम से हम शिफ्ट हो जाएं कि ओनली फ्रूट्स खाओ, तो इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हमारा जो ब्रेन है, वो माइंड है, उसको एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाता उन चीज़ों को, इसलिए धीरे धीरे उसको आदत डाली जाती है। कच्चे की भी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं पहले एनडीएस में। सुबह सुबह हम क्या करते हैं, एनडीएस में एनिमा दिया जाता है। देखो बीमारियों का 3 कारण होता है, 3 कारण से, मतलब 3 चीज़ों से वो सफाई होती है पहले बीमारी की। सुबह सुबह एनिमा दिया जाता है गंदगी निकालने के लिए। उसके बाद फास्टिंग करवाई जाती है कि जो और भी एक्यूमुलेटेड हैं टॉक्सिन्स वो और निकल जाए फास्टिंग से, क्योंकि कुछ अंदर जाएगा नहीं तो जो गार्बेज है, जो डेड सेल्स हैं, बॉडी उसी को कंज्यूम करने लगती है, उसी को खाने लगती है, तो मेरी बॉडी प्योर होने लगती है। तीसरा होता है डिटॉक्स जूस। डिटॉक्स जूस, ग्रीन जूस में क्या करते हैं हम, हरी पत्तियों का जूस, कोई भी हरी पत्ती हो सकती है, जैसे पालक, पुदीना, एनीथिंग, तो उसका जूस जो पीते हैं वो भी डिटॉक्स करता है बॉडी को। 3 तरीके से मैंने गंदी जो हो चुकी थी मेरी बॉडी, उसको साफ किया। अब चौथा स्टेप क्या होना चाहिए, इसमें अच्छी चीज़ें डालनी है, है ना। साफ हो चुकी है बॉडी, अब चौथी स्टेप पे आता है, बहुत सुंदर चीज़ें, इसमें अच्छी चीज़ें डालनी होती है। उसमें अच्छे पके फ्रूट्स डालिए, बहुत मीठे फ्रूट्स खाइए आप,
हरी सब्जियां खाइए, जो भी खा सकते हैं। बिल्कुल ना रहा जाए तो शाम के टाइम पे एक टाइम पका हुआ भोजन खा सकते हैं, जिसमें सब्जियां ज़्यादा, अनाज बहुत कम, बहुत ही कम, नाम मात्र का अनाज। तो एक परफेक्ट बैलेंस डाइट भी हो जाती है और हमारी क्रेविंग भी मिट जाती है और हम हेल्दी भी होने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ इस बात में कि हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, सहन शक्ति को, प्रेम को। जी गई कितना तला बुना, कितना मिर्ची, कितना कुछ, इतना वायलेंस लेके मेरे पेट में गया। गट एक ब्रेन है, वो उस सेंसेशन को कैच कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हम लेते हैं आम को। आम को लगभग 5-6 महीने लग जाते हैं पकने में। बहुत स्लोली बहुत प्रेम से वो आम पकता है, बड़ी सहन शक्ति से पकता है, क्योंकि बड़े तूफान भी झेलता है, बहुत लोगों की नज़रें भी झेलता है, बहुत लोगों की वाइब्रेशन भी झेलता है, तेज आंधी, तेज बारिश भी झेलता है, बिल्कुल, इतनी कड़क धूप भी झेलता है। तो कितनी सहन शक्ति आ गई होगी उस आम में। बिल्कुल। और कितना रस होता है उसमें, एक प्रेम भर लेता है अपने अंदर, चांद की चांदनी भर लेता है, शीतलता भर लेता है। तो इतना कुछ उस आम ने भर लिया। जैसे ही वो आम मैं कंज्यूम करती हूँ, मेरे गट के पास क्या गया, वो गुण भी, वो सारे वही आए, आम भी गया, साथ में वो गुण भी आए, सहन शक्ति, सहयोग की भावना, सुख, प्रेम, शांति। तो धीरे धीरे मेरी स्थिति कैसे होने लगेगी, जो रील में मैं जी रही थी, पिज्जा बर्गर इधर उधर भटक रही थी, मैं अपने रियल की तरफ लौटने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। और कहीं ना कहीं आज के युवाओं को इस बात से रिलेट करना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमारा खाने का तरीका हमारे आचरण पर निर्धारित रहेगा। हम लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी के व्यवहार को यदि हम लोग देख लें तो शायद आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि खाना किस प्रकार का होगा। तो आइए हम सब, मन बना है, बिल्कुल मन से तन बना है। बिल्कुल। तो आइए हम सब मिलकर के अपने आप को सुधार की दिशा में लेके चलें, हम लोग अपने आप को सुधारें। ठीक है, आनंद को ही ढूंढना है तो हम लोग क्यों नई रेसिपीज ट्राई करें। फ्रूट्स के साथ में हम लोग केक बना सकते हैं, तरबूज का कितना अच्छा हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं। तरबूज का इतना सुंदर जूस बनता है, आप कहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एक बार तरबूज का जूस पी के तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, कितना स्वाद लगता है, बिल्कुल, और सेटिस्फाइंग लगता है। कोल्ड ड्रिंक से तो थोड़ी देर में अजीब सा लगने लगता है, और जब तरबूज का जूस पीते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे मन तृप्त हो कुछ गया, अच्छा मैंने किया है, अन्न से मन बन रहा है। बिल्कुल। और मन से फिर तन भी बन रहा है। पता है, मन और जो हमारा गट है, माइंड और गट, इतना सुंदर कनेक्शन है। और मैं अगर मन को, मेरे माइंड को बहुत सुंदर सुंदर मैसेज दूँ, संकल्प बहुत सुंदर क्रिएट करूं, और गट में बहुत सुंदर खाना जाने दूं, तो दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, बिल्कुल बहुत सुंदर रहेगा। मैं संयम में आ जाऊंगी, मेरा जीवन नियंत्रण में आएगा। आज क्या है, मन से भी बहुत बुरा सोच रहे हैं, कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा है। मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो बैठा ही नहीं जाता, क्योंकि गट उनको बैठने ही नहीं देता। इतना हाइपरटेंशन वाला खाना खाओगे, इतना टेम्परेचर वाला खाना खाओगे, कैसे आप उस शांति को प्राप्त कर सकते हो। आप उस समय फ्रूट्स खा के देखिए, और फ्रूट्स खा के फिर उसके बाद आप थोड़े दिन बाद मेडिटेशन करके देखिए, आप देखेंगे जमीन आसमान का अंदर आपको अपनी ही थॉट में आ जाएगा जी। क्योंकि आपके जो अन्न से है वो मन की तृप्ति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वेगस नर्व के थ्रू बहुत सुंदर एक प्रोसेस होती है दोनों की, माइंड और गट की। हम वेगस नर्व को सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से हील कर सकते हैं जी। आजकल हर युवा में, हर बड़े बुजुर्गों में वेगस नर्व फैटिग हो चुकी है, थक चुकी है। वो मैसेज ले जाके कितने ही मैसेज लेके जाए, कितना खाना खाते हैं हम, कितनी बार खा लेते हैं जी, वो थक चुकी है। तो उसको मेडिटेशन के जरिए, हम योग निद्रा के जरिए दोबारा से रिजुवनेट कर सकते हैं और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा दर्शकों तक शायद वो बात सीधी पहुँच गई होगी जो राजयोगिनी जी पहुँचाना चाहते हैं। विशिष्ट रूप से बात हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन को सुधारने की, मन की बात है, युवाओं की बात है, हम लोग निरंतर आप तक पहुँचा रहे हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया था कि जो इस बात से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो रेसिपीज़ की बात कर रहे थे ना, हाँ, जो ये न्यू डाइट सिस्टम की, ये तो एक सिर्फ है ना टेम्पटेशन है। हमें लास्ट में जाना किसके पास है, ओनली कच्चा, जो हमारी लैंग्वेज में कच्चा है लेकिन प्रकृति के द्वारा पकाया गया है। हाँ जी, बहुत स्लोली जो फूड पकता है। फिर भी लोगों को बहुत क्रेविंग होती है, नहीं हम तो नहीं रह सकते हैं, मिर्च मसाले के बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए एक पोरबंदर की टीम है जो एनडीएस के कैंप लगाती है पूरे ऑल इंडिया में। उसका है ना एक यूट्यूब चैनल है, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस के नाम से। उस पर रेसिपीज़ बहुत पड़ी होती हैं। उन रेसिपीज़ को देख के थोड़े से दिन 10-15 दिन एक बार स्टार्टिंग कीजिए, उसके बाद आप
ऑटोमेटिकली ही कच्चे पे आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं Directly आपको खाने व्यक्तिगत रूप से बता दूं, मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और टोटली मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ से मैंने अमरूद का चटनी वो लोग वहाँ सिखा रहे थे, और ग्रीन जूस हमारा बनता है। और उसमें एक मैंने शर्त भी सुनी थी कि जो पत्तियाँ हमारे आसपास हैं, जिनको पशु नहीं खा रहे उनको छोड़ दो, जिनको पशु खा रहे हैं उनको ले लो, ऐसा उनका कुछ उन्होंने बताया था। मैं बिल्कुल उसको फॉलो करता हूँ और चाहूँगा दर्शकों तक भी ये बात पहुँचे। आप ज़रूर न्यू डाइट सिस्टम को देखें, समझें और कोशिश करें कि उसको फॉलो भी किया जा सके। बिल्कुल। तो एक प्रश्न मेरे पास था, एक हैप्पीनेस हार्मोन करके हमारे, क्योंकि मन और तन की बात चल रही है, तो हैप्पीनेस हार्मोन हमारा किस तरह से काम करता है बॉडी में? देखिए, हैप्पीनेस हार्मोन है ना, गट से रिलेट होते हैं जी। 95% तक सेरोटोनिन हमारा गट से जनरेट होता है जी। सेरोटोनिन क्या करता है? उमंग उत्साह को बढ़ाता है। आज हमारे अंदर उमंग उत्साह रहा कहाँ है? लगभग खत्म हो गया। और आता भी है तो थोड़ी देर के लिए आता है, फिर उसके बाद चला जाता है। बिल्कुल। क्योंकि बॉडी सेरोटोनिन जनरेट ही नहीं कर रही है जी। और करेगी कहाँ से? गट के पास कुछ अच्छा जा ही नहीं रहा है। जब तक आप गट को उसका खाना नहीं दोगे, वो रिस्पॉन्स नहीं देने वाला है अच्छा। और उसका खाना देते कब हैं? तीनों टाइम तो हम पका हुआ रोटी, सब्जी, अनाज भर भर के उसको दे रहे हैं, तेल मसाला सब कुछ दे रहे हैं। उसका खाना फ्रूट्स है, नेचुरल, जो परमात्मा प्रकृति के द्वारा पका रहे हैं, वही खाना मेरा खाना। आप 10 दिन खा के देखिए, सेरोटोनिन ना आ जाए तो आपकी बॉडी में ना जनरेट होने लग जाए तो ऑक्सीटोसिन, ये सारे के सारे जितने भी हैप्पीनेस हार्मोन हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ गट ज़्यादा जनरेट करता है। और गट माने क्या? जैसा खाना वो खाएगा वैसा ही वो जीवन उसका। अगर हमारा अच्छा खाना हो जाएगा, एनडीएस अगर हम फॉलो करेंगे तो आराम से हम ये जो हैप्पीनेस हार्मोन है जनरेट होने लगे। जी बिल्कुल। और मेरे पास क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे चैनल पे भी आते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आते हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ लूँ। मेडिटेशन के बारे में हमने अभी बात भी किया और आप निरंतर बता भी रहे हैं कि मेडिटेशन का क्या प्रोसेस है। मैं चाहूँगा जो मेडिटेशन का प्रोसेस है, हम लोग टोटली उसको शुरू से लेकर लास्ट तक थोड़ा सा बताएँ। मेडिटेशन माने क्या? जितना मैं समझती हूँ, जितना मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को धारण किया है, मेडिटेशन का मतलब होता है सजगता, अवेयरनेस। जी। अगर मैं अपने हर पल से अवेयर हूँ तो मैं मेडिटेशन की अवस्था में हूँ। मैं अपने असली स्वरूप तक पहुँच पा रही हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप को फील कर पा रही हूँ, तो मैं मेडिटेशन में हूँ। जी। खुद के साथ ध्यान लगाना। आध्यात्मिकता का क्या मतलब होता है? अध्यात्म की तरफ चलना, यानी कि आत्मा के अध्ययन की तरफ चलना। आत्मा के अध्ययन का क्या मतलब होता है? आत्मा के गुणों में स्थित होना, सुख शांति आनंद प्रेम में टिकना। थोड़ी देर टिक के तो देखिए, हम क्या करते हैं, संकल्पों का जो तूफान हमने ही क्रिएट किया हुआ है, जो हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, बैठते हैं 2 मिनट के लिए ध्यान में, वो संकल्प आते हैं और उठ के भाग जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, हमारी ही क्रिएशन है। बिल्कुल, हमने ही उनको जन्म दिया है, अब हमें ही सहन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठें, थोड़ा टिक के बैठिए, प्रॉमिस कीजिए खुद के साथ, जो आपने क्रिएट किया है वो बादल छट जाएंगे, क्योंकि अंदर आपके अंदर एक शाश्वत ऊर्जा बैठी है, अनंत ऊर्जा बैठी है। जैसे जैसे आप उन बादलों को क्रॉस करते हुए आएंगे, आप कई बार तो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, बस पहुंचने ही वाले होते हैं उस शांति के सागर में, उस आनंद के सागर में। इतनी देर में हम क्योंकि पेशेंस गवा चुके हैं। पेशेंस आएगा कहाँ से? खा कैसे रहे हैं? बिल्कुल, इतना हलचल वाला खाना खा रहे हैं, 2 मिनट में मैगी तैयार, 10 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार। तो इतना फास्ट फूड जब खाएंगे तो फास्ट ही हो जाएंगे ना हम। धैर्य कहाँ से आएगा? बिल्कुल, मैं यहाँ बिल्कुल मैं आपके शब्दों से कंपैरिजन कर सकता हूँ फास्ट फूड और स्लो फूड में क्या अंतर रहेगा। यानी कि जो प्रकृति हमें पका करके दे रही है वो बड़ा धीरे धीरे करके 6-7 महीनों में पका करके दे रही है, लेकिन जो फास्ट फूड है वो 2 मिनट का मैगी, फिर वो वही असर उसका रहेगा। ये बहुत 2 ही मिनट भी नहीं टिक पाते हैं हम अपनी स्थिति में। आप फ्रूट्स खाइए 10-15 दिन, ओनली फ्रूट्स, और फिर टिकने की कोशिश कीजिए अपने साथ, आप देखेंगे अमेजिंग, बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं इसके। और जैसे जैसे मैं अपने ही नूर को देख पाती हूँ, अपने ही चांदने को, अपनी ही रोशनी को देख पाती हूँ, तो मैं उस परमात्मा की रोशनी को भी देख पाती हूँ। तो धीरे धीरे हम राजयोग मेडिटेशन में क्या करते हैं, थोड़ा संकल्पों को हटाते चले जाते हैं जो व्यर्थ के संकल्प हैं, और इस मन के द्वारा जो भी अंदर संकल्प क्रिएट हो रहे हैं तो डायरेक्ट बुद्धि से विजन बनाते हैं। जी,
जो भी, जैसे मैं कहूँ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, तो मैं सिर्फ बोल नहीं रही होती हूँ, मैंने सिर्फ संकल्प नहीं क्रिएट किया। जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, उसका एक विज़न बना देती है। जैसे ही विज़न बनाती है मैं उसमें कलर डाल देती हूँ। जितना वो कलर डलेंगे उसमें, जैसे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप कैसे होंगी, मैं उसको फिर बहुत सुंदर तरीके से जीती हूँ, लाइव जीती हूँ कि मैं शांत होंगी तो मैं ऐसे बैठी होंगी, अपने ही आनंद में डूबी हुई होंगी, अपनी ही शांति में डूबी हुई। एक लाइन पे मैंने कितने सारे कलर डाल दिए, बिल्कुल। तो वो मेरे जो न्यूरॉन है उसकी डेप्थ तक चला गया, सबकॉन्शियस माइंड की डेप्थ तक। तो अब मैं वहाँ से एक विजन क्रिएट करती हूँ कि शिव निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप दिव्य ज्योति मुझ आत्मा से कनेक्ट हो रहा है। उसकी दिव्य ज्योति में मैं नहा रही हूँ। तो जैसे ही मैं उसकी किरणों में नहाती हूँ तो वहाँ से फिर से मैं कलर डाल देती हूँ कि कितनी देर में नहा रही हूँ। नहाते हुए क्या हो रहा है कि मैल उतर रहा है उसकी किरणों से। समझिए आप इस प्रोसेस को कि मैं सिर्फ उससे कनेक्ट हो गई, ऐसे मेडिटेशन नहीं लगता है। बुद्धि से विजन बनाना पड़ेगा और विजन को आपको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, मजबूती देनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी कि जैसे ही परमात्मा से कनेक्ट हुए आपकी आत्मा नहा रही है, सारे मैल उतर रहे हैं, शांति आपकी डेप्थ तक जा रही है, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आप डिटैच अवस्था में बैठ गए हैं, शिव भगवान आपके साथ कनेक्टेड है, बड़े आनंद की अवस्था में बैठ गए हैं। तो एक ही पॉइंट पे आपने कितने सारे पॉइंट्स बोल दिए, तो सब कॉन्शियस माइंड उसको कैच करता है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल। और वही एनर्जी, देखिए हमारे न्यूरॉन की ये ताकत होती है, जो आप इस तरह से आप इतनी एनर्जी आपने भरी है ना, फोकस्ड एनर्जी भरी है, तो वही रियलिटी में बदलने लगती है। जो आनंद की स्टेज आप विजन में जी रहे थे, समझिए आप सिर्फ विजन ही बनाया था, जो आनंद की स्टेज वहाँ जी रहे थे, कैसे केमिकल जनरेट हो रहे थे, बहुत प्रेम के, शांति के, वही आज इस मोमेंट पे इस अवस्था में यहाँ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और इसी से प्रकृति का चेंज होता है, क्योंकि जो जनरेट होता है यहाँ पे तो वो स्प्रेड भी होता है, चारों तरफ फैलती है वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम। पांचों तत्व कैच करते हैं, इस धरती का हर एक जीव उस चीज़ को कैच करता है और चारों तरफ शांति, सुख, आनंद फैलने लगता है और धीरे धीरे ये धरती कलयुग से सतयुग की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जी से अभी बात भी हो रही थी कि सतयुग को लेकर के हम लोग एक भविष्यवाणी करते हैं, उसका एक प्रयास आप लोग कर रहे हैं, संपूर्ण जीवन आप जी ने उस युग के लिए समर्पित कर दिया है। तो मैं चाहूँगा जो सतयुग को लेकर के हमारे यहाँ आप जी के यहाँ जो तथ्य कहे जाते हैं उनको भी आप ज़रूर बताएं। सतयुग का क्या मतलब होता है? सत्य प्रधान युग। हाँ जी, जहाँ सत्य, जहाँ प्रकृति सतो प्रधान होगी, सात्विक गुणों में होगी जी, सत्य की राह पर होगी, आत्मा परफेक्ट सोल होगी, एकदम परफेक्ट कंप्लीट सोल होगी वहाँ पे, थोड़ी सी भी त्रुटियाँ, थोड़ी सी भी कमी नहीं होगी, दिव्य गुण होंगे वहाँ पे, डिवाइन विर्च्यूज होंगे आत्मा में। वही तो सतयुग है ना। कलयुग और सतयुग को आप हमने सिर्फ है ना इनको वर्ड्स में छोड़ दिया, इसी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। कलयुग आया हुआ है, सतयुग आ जाएगा, क्या मतलब है? एक बार एनालाइज तो कीजिए, कलयुग माने क्या और सतयुग माने क्या? कलयुग माने दुख, दर्द, नफरत, चिड़चिड़ापन, जेलियसी। सतयुग माने सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। इन चीज़ों को मिटाते चलिए परमात्मा की याद से, इन चीज़ों को भरते चलिए, सुख को भरते चलिए अपनी आत्मा में, आनंद को भरते चलिए, शांति को। धीरे धीरे आप देखोगे जो दुख था उसकी परसेंटेज कम होने लगती है आत्मा में, सुख की परसेंटेज बढ़ने लगती है, आनंद बढ़ने लगता है। एक टाइम आता है आत्मा में सिर्फ सुख रह जाता है, शांति रह जाती है। जैसे ही इस शरीर में रह के आत्मा उस दिव्यता को प्राप्त कर लेती है, अपनी कंप्लीट स्टेज को प्राप्त कर लेती है, जैसे ही इस कॉस्ट्यूम को, इस चोला को बदलती है, तो कहाँ अवतरित होगी वो आत्मा? सतयुग में ही अवतरित होगी, क्योंकि आत्मा संस्कार लेकर जाती है, जो गुणों की वो धारणा कर रही है, जो गुणों को वो कमा रही है, वो साथ लेकर जाती है। यानी अभी आपसे मेरी बात भी हो रही थी इस विषय में कि हम लोग एक शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं कि पिछले जन्म के पुण्य से तेरे काम आए हैं। इस प्रकार के शब्दों का हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जी ने जो बताया कि जो संस्कार हमने इस जीवन में प्राप्त किए हैं वो संस्कार आत्मा लेकर के जा रही है। शरीर का सारी चीज़ें यहीं छोड़ जाएगी जो शरीर के द्वारा कमाया है, धन, दौलत, रिश्ते, लेकिन जो आत्मा ने गुण, अगर दर्द वाले गुण कमाए, अवगुण, तो वो लेके जाएगी, अगर दिव्य गुण कमाए हैं, सुख, शांति, तो वो लेकर के जाएगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हम लोग अपने आसपास या इंटरनली यदि हम महसूस करें तो हमें भी महसूस होगा। जब कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं तो हमारी आत्मा एक बार ज़रूर हमें बोलती है कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये वही आत्मा है जो शाश्वत रूप से निरंतर चली आ रही है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक प्रश्न
एक साथी का हमारे पास है, थोड़ा सा अलग विषय है और प्रश्न है कि जो पैसा है उसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए। हालांकि ये प्रश्न मुझे लगता नहीं, हमारी बहुत ही विषय अलग चल रहा है, लेकिन प्रश्न आया मैं पूछ सकता हूँ आप जी से। पैसे को लेकर की बात है, मनी को लेकर के, मनी मैनेजमेंट को लेकर के वो चाह रही हैं कि जब हमारे पास पैसा आया है उसका एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करें, उसका अच्छे से प्रयोग कैसे करें, और जो पैसे से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पैसे के कारण हम सोचते हैं कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उसको हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल करें, ये प्रश्न है। पैसा क्या होता है? एक एनर्जी होता है जी, ठीक है, और एनर्जी में बड़ी ताकत होती है, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेती है या वो फिर नेगेटिव डायरेक्शन ले लेती है। कहते हैं ना, लक्ष्मी के साथ साथ संतोषी आना बहुत ज़रूरी है जी। जिस घर में अकेली लक्ष्मी आ जाती है उस घर का नाश भी कर देती है जी, सुना है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो लक्ष्मी के साथ साथ संतोषी मतलब क्या है? जो लक्ष्मी आई है, जो धन आ रहा है, मन का कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए, मन में संतोष इतना होना चाहिए। आप मेडिटेशन को उस तरह से विजन्स बनाइए अपने मेडिटेशन में कि आप उस धन के साथ स्टेबल हैं। जैसे धन आ रहा है, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है एक्चुअली, जो मैं जिसके मेरे ऑल इंडिया में प्रोग्राम्स रहते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन में जो 86 बिलियन न्यूरॉन हैं वो विज़न बनाते हैं, और जितना जितना वो स्ट्रॉन्ग विज़न बनाते हैं उनमें अपने रंग भरते चले जाते हैं, वो रियलिटी में बदलने लगता है। अब सपोज कीजिए धन आ रहा है, लेकिन धन के साथ मैंने ये ऐड कर दिया साथ में कि चंचलता भी आ रही है, मैं इधर उधर भटक जाता हूँ, तो साथ में मैं कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ? नेगेटिव एनर्जी ना। तो धन एक अपनी ही डायरेक्शन ले लेगा, फ्लो होने लगेगा उसी डायरेक्शन में, आपको स्टेबिलिटी देगा नहीं धन। लेकिन उसकी जगह पे आप विजन बनाइए ना, सुंदर सुंदर बैठिए, थोड़ी सी देर परमात्मा की किरणों में नहाइए, एकदम फ्रेश हो जाइए, एकदम शुद्ध होकर फिर अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो विजन्स हैं ज़िंदगी को लेके, उनको थोड़ा सा रियल बनाइए, जिए उनको 5 मिनट 7 मिनट। जैसे धन को लेके ही है कि धन को आपने विज़न बनाया कि मेरे पास इतना धन आ रहा है, लेकिन धन के साथ स्टेबल हो रहा हूँ मैं। अपनी स्टेबल मुहूर्त को देखिए साथ में कि जब मेरे पास इतना सारा धन 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मेरी स्थिति क्या होगी, उसमें बिहेवियर बहुत स्टेबल होगा। इस तरह के आप विजन में कलर भरिए अपने, मैंने बोला ना कलर भरने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आप विजन में कलर भरेंगे, आप वो जो वहाँ है सिचुएशन यहाँ थी, क्योंकि विजन तो आप यहाँ बना रहे फ्यूचर को लेके, वो आज में परिवर्तित हो जाती है। जो सपना है वो रियलिटी में बदल जाता है, और इस समय वो केमिकल, स्टेबिलिटी वाले केमिकल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही धन आएगा, पहले से आप स्टेबल हो क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। समझिए आप, अभी धन आ जाए, कोई प्रैक्टिस नहीं है स्टेबिलिटी तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब कर देगा क्योंकि एनर्जी लेके आ रहा है धन। लेकिन पहले से आपने इतने विजन बना लिए कि इतना सारा धन आ रहा है, लेकिन मैं स्टेबल हूँ, अपनी कार है, BMW है, अपना बंगला है, अपने दोस्तों के साथ खूब घूम फिर रहा हूँ, लेकिन स्टेबल अवस्था में बहुत शांत हूँ और सबका भला कर रहा हूँ, बहुत प्यार बांट रहा हूँ दुनिया में। पहले से इतनी प्रैक्टिस कर ली, अब धन आ गया मेरे पास, वो धन मुझे अनस्टेबल कर ही नहीं सकता, मेरी स्थिति को हिला ही नहीं सकता। धन आते ही, क्योंकि प्रतीक्षा ही उसकी हो रही है ना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ उस चीज़ की। आज धन आ गया 2 करोड़ रुपए, मैं स्टेबल रहूँगी। बस एक ही तरीका है, इसको विजन बनाइए बहुत सुंदर, और उसमें लाइव जीना शुरू कीजिए कि धन आएगा तो आप स्टेबिलिटी कैसे उसमें अचीव करेंगे जी, कैसे आपका बिहेवियर होगा उस समय पे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं चाहूँगा जिन्होंने ये प्रश्न किया था वो हमारे दर्शक संतुष्ट हो गए होंगे। कहीं ना कहीं सारी जो हमारी मनोस्थिति है वो हमारे विचारों पर डिपेंड कर रहा है, हमारे सोचने पर डिपेंड कर रहा है। तो आज का जो हमारा सबसे ज़रूरी विषय था कि हम अपने मन को, हमारे विचारों को, अपने तन को, और उसी के साथ फिर अपने आसपास के एरिया को हम लोग बिल्कुल पवित्र करके चलें, साफ़ सुथरा करके चलें। और इसी के साथ एक व्यक्तिगत रूप से अंतिम प्रश्न मैं भी आप जिसे पूछ लेता हूँ। यदि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमें मिलकर के लगता है कि बहुत सही जगह हम लोग आए हैं, जैसा कि अभी प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सही जगह बैठा हूँ और बहुत पॉजिटिव लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव आत्मा से मिला हूँ, एक मन में अपनी ही खुशी है। और कभी कभी हम किसी से मिलते हैं, हमें लगता है नहीं, हमें इनसे नहीं मिलना चाहिए था। तो ये एक ऑरा, हिंदी में हम लोग इसको आभा बोलते हैं, इसके विषय में आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। है ना, जो आपने बोला ना उसी में बहुत सुंदर जवाब छुपा हुआ है। आत्मा को पसंद क्या है?
सच्चाई, नेगेटिविटी आनंद, पसंद हाँ नहीं हाँ है ना? बिल्कुल। आत्मा को प्रेम पसंद है, जी। अच्छे लोग पसंद है, अच्छाई पसंद है, उसको सच्चाई पसंद है, उसको शांति पसंद है। इसलिए इस तरह के जब लोग मिलते हैं सुख शांति आनंद प्रेम वाले, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया हुआ है, जी। बहुत प्रैक्टिस की हुई है, जैसे 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 मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ एक लेयर बनती है, मैं लगातार उसकी प्रैक्टिस करती चली जाऊँ, शांति की, सुख की, आनंद की, प्रेम की। मेडिटेशन माने बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। सुख शांति आनंद प्रेम की प्रैक्टिस करना। तो 1 लेयर, 2 लेयर, 4 लेयर, 10 लेयर, 20 लेयर, ऐसे लेयर पे लेयर बनती चली जाती है। ठीक है, इधर एक पर्सन है जो खुद पे काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल। जो बाहर की नेगेटिविटी है उसी को कंज्यूम कर रहा है। तो 1 लेयर नेगेटिविटी के बना रहा है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर दूसरा। नेगेटिविटी, तीसरी, ऐसे करते करते वो लगातार वो नेगेटिविटी की बिल्कुल। layer। लेकिन मैं यहाँ डिटैच होके खड़ी हूँ, साक्षी भाव से, किसकी तरफ जाना पसंद करूँगी? मुझे लगता है पॉजिटिविटी की तरफ हम पॉजिटिविटी लोग की तरफ। जाएंगे। क्यों? हाँ। क्योंकि मेरा रियल स्वरूप क्या है? पॉजिटिव है, प्रेम है, आनंद है। जिसके पास वो ज़्यादा होगा मैं उसकी तरफ जाना पसंद और करूँगी। आत्मा पॉजिटिविटी को ही पसंद करती है, तो वहीं हम लोग नेगेटिविटी को जाएंगे। बिल्कुल पसंद नहीं करती है। बिल्कुल। वो जाने अनजाने में हमसे हो जाती है और हमारा ओरा नेगेटिव बन जाता है। लेकिन जो नेगेटिविटी को कैच करके बैठी है ना, अगर आप उसके अंदर जाके देखोगे ना, वो भी शांति को ही ढूंढ रही होती है, वो भी सुकून को ही ढूंढ जी, रही होती है। यही पसंद चीज़। तो उसको भी सुकून ही है, बिल्कुल। लेकिन अवेयरनेस की वजह से कि वो अवेयर नहीं रही, इसलिए उसने अपने ऊपर नेगेटिविटी के बादल मंडरा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओरा का मतलब यही होता है, 1 लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, आपकी चॉइस है, आप क्या बनना चाहते हो, ये वाला पर्सन या ये वाला पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरा प्रश्न जो था उसका बहुत पॉजिटिव और बहुत संतुष्ट करने वाला उत्तर मुझे प्राप्त हुआ। आज का जो हमारा पॉडकास्ट था राजयोगिनी सुमन दीदी के साथ, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और चाहूँगा आप अंतिम संदेश हमारे दर्शकों को दें। थैंक यू आपका, सबसे जी। पहले तो ये मौका देने के लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहूँगी, अपने मन को बहुत सुंदर विचार देना शुरू कीजिए, परमात्मा की याद में अपने मन को पवित्र कीजिए और अपने गट को, अपने पेट को अच्छा अच्छा खाना देना शुरू कीजिए। उसका खाना दीजिए, हेल्दी खाना जो प्रकृति हमें बना कर दे रही है। फ्रूट खाइए बहुत सारे, आपके लिए बहुत सारे फ्रूट अवेलेबल हैं। तो माइंड और गट का सुंदर कनेक्शन कर लीजिए, अपने जीवन को हेल्दी बनाइए। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज मैं एक जो अंतिम संदेश हमेशा हमारा रहता है, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, सकारात्मक सोचिए और अपने ओरा को, अपनी आभा को सकारात्मक बना लीजिए। मुझे लगता है ये जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और आने वाला जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।